Good afternoon. Welcome to my channel, my dear friend. हौसलों को अपने तौल कर देखो, परों को अपने खोल कर देखो, आसमां भी आ जाएगा मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में बोल कर देखो। आइए आप लोगों को एक सीटेट से रिलेटेड एक चैप्टर वायुमंडल की संरचना के बारे में कुछ जानेंगे। आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं वायुमंडल की संरचना को कि ये 5 लेयर है। वायुमंडल की संरचना को 5 लेयर में रखा गया है और इस लेयर की विशेषता, अलग अलग लेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल को देखते हैं, जो सबसे नीचे की लेयर है। यहाँ पे हम देखते हैं 8 किलोमीटर की ऊंचाई है और यहाँ पे हम देखते हैं 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। उसके बाद समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस लेयर की ऊंचाई है। उसके बाद मध्य मंडल है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर है। उसके बाद आयन मंडल है, 80 से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद 640 से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल है। सबसे पहले हम इसको क्रम से याद करें, क्योंकि कभी कभी इसको क्रम लगाने के लिए पूछ देता है, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसको क्रम से याद कर लें। चलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। दोबारा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब एक एक करके इसकी विशेषता को हम जानेंगे और इसकी ऊंचाई को तो हमने देख ही लिया। आइए क्षोभ मंडल के बारे में हम कुछ देखें। यहाँ पे 8 किलोमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर। हम देखते हैं कि इस लेयर की जो ऊंचाई है अलग अलग है। यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ पे 18 किलोमीटर दिखाया गया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये ऊंचाई अलग अलग क्यों है। हम इसको देखते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, पृथ्वी है और बीच में एक रेखा खींच देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रेखा खींच देते हैं, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 3 चीज कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये है पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की वो 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। तो ये कंसेप्ट वहीं से है, इसलिए ये नीचा और ऊंचा दिखाया गया है। पोल पर इसकी ऊंचाई क्यों कम है? क्योंकि ये आइस से ढका हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर मानवीय गतिविधियां नगण्य हैं। यहाँ पर जलवाष्प की क्रिया कम होती है। यहाँ पर धूल के कण बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लेयर नीचे हो जाती है। और यहाँ पर लेयर इसलिए ऊंची होती है कि यहाँ पर महासागर फैले हुए हैं, नदियां हैं, झील हैं, स्थल खंड हैं। तो नदी, महासागर, झील से जलवाष्प की क्रिया अधिक होती है। स्थल खंड से धूल के कण भी ऊपर उठते हैं, गैसेस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जिनके कारण यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो औसत ऊंचाई ये याद रखिएगा, दोनों इससे औसत ऊंचाई आप लोग निकाल सकते हैं। औसत ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, यानी कि ये जो है
भूमध्य रेखा की ऊंचाई और ये जो है पोल की ऊंचाई, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 18 और 8 26 आ गया। 26 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 13। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन आगे पूछने की संभावनाएं हैं, इसलिए 13 किलोमीटर याद रखिएगा। और इसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई याद रखिएगा, इसकी पोल पर ऊंचाई याद रखिएगा, साथ ही साथ इसकी और कुछ विशेषताएं हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी वो सब की सब क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगी। वो इसलिए कि यहाँ पर धूल कण, जल वाष्प की मात्रा, गैस आदि होने के कारण यहाँ पर सघनता ज्यादा होती है और उसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। टेम्परेचर का हाई होना, टेम्परेचर का डाउन होना, सब गतिविधियां, वर्षा का होना, कोहरा का पड़ना वगैरह आदि, ये सारी गतिविधियां आपको क्षोभ मंडल में मिलेगी। एक चीज और है कि यहाँ से अब स्थल खंड से उठने वाले धूल के कण, महासागर या झील, नदियों से उठने वाले जलवाष्प, ये सब जो उठते हैं तो क्षोभ सीमा तक जाके रुक जाते हैं और क्षोभ सीमा तक पहुंचते पहुंचते ये ये सघन हो जाते हैं और वहां पर जलवाष्प जो उठा होता है उसमें संघनन की क्रिया होती है और संघनन से फिर वर्षा होती है। दूसरी चीज कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है। कितना डाउन होता है, क्यों डाउन होता है, आइए उसको सीखते हैं। क्षोभ मंडल में सबसे नीचे हम देखेंगे पृथ्वी पर महासागर, स्थलखंड। तो महासागर से उठने वाले जलवाष्प, स्थलखंड से उठने वाले धूल के कण, जितने बड़े कण होंगे, जलवाष्प की मात्रा जो होगी, भारी जो गैसेस होगी, वो सब नीचे होगी और जो हल्के होंगे और ऊपर उठते जाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो भारी चीजें होती है वो नीचे होती है, जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर होती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जो धूल के कण भारी होंगे वो नीचे होंगे, जो उससे छोटे होंगे उससे हल्के होंगे, उससे ऊपर होंगे, उससे हल्के होंगे तो उससे ऊपर होंगे। तो सघनता धीरे धीरे घटती जाएगी और मौसमी घटनाएं जो है चेंज होती जाएगी। यही रीजन है कि यहाँ पर टेम्परेचर का डाउन होना, ऊपर बढ़ने के साथ साथ मौसम में परिवर्तन भी होता है। हम ये देखते हैं कि कितनी ऊंचाई पर बढ़ने पर कितना टेम्परेचर घटता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है। खैर, अगर पूछ दे कि कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना डाउन होगा, तो उसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। बट इसको आप याद करिएगा तो वो भी निकल जाएगा। इसको याद करिएगा कि 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है, या 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होने के लिए हमें 165 मीटर ऊपर जाना होगा, राइट। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना टेम्परेचर डाउन होगा, तो हम इसको 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, राइट। सेम है, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर सेम चीज है। तो 1000 मीटर 165 मीटर डिवाइड कर देते हैं तो ये समथिंग 6.606 आएगा। बट कभी कभी
ऑप्शन में ये नहीं होता है 6.06 नहीं होता है, कभी कभी ऑप्शन में 6.5 या 6.4 या 6.2 जो भी दे, बट नियरेस्ट जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से उसी को आप सिलेक्ट करिएगा। आई होप कि वो करेक्ट होगा। हमने इसको देखा क्षोभ मंडल को किस नीचे से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, पोल पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा इसी मंडल में होती है, जितनी भी गतिविधियां होती है मौसम से रिलेटेड सारी इसी में होती है। इसकी अच्छे तरीके से इसको हमने सीख लिया। उसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल को। समताप मंडल, सम का मतलब होता है समान, समताप मंडल, सम का मतलब होता है समान, मंडल समान मंडल, एक जैसा टेम्परेचर वाला मंडल। यहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा होता है, न डाउन होता है न हाई होता है, बिल्कुल एक जैसा बना रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर वायुयान को उड़ाने के लिए एक अच्छी दिशा और अच्छी दशा मानी जाती है। क्वेश्चन कभी कभी ये टेट में पूछा गया है कि वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए समताप मंडल। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, एक जैसा समान ताप रहता है। इसके साथ साथ एक और इसकी विशेषता ये है कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का नाम आप लोग सुने होंगे, ओजोन का नाम आप लोग सुने होंगे। ओजोन लेयर पाई जाती है और इस लेयर की ऊंचाई जो है समताप मंडल में वो लगभग 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 50 किलोमीटर, 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक होती है उसको रोक लेती है। ओजोन गैस उसको रोक लेती है और रोक के बल्कि छान के जो हानिकारक गैसेज होती है, जो तरंगे होती है उसको रोक लेती है, जो लाभदायक होती है उसको जमीन पे आने देती है। यही कारण है कि इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नोट करिएगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, तो ओजोन लेयर को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 50 से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल है। मध्य मंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो समताप सीमा से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो मध्य मंडल स्टार्ट होगा। मध्य मंडल में टेम्परेचर तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है, इसकी यही एक विशेषता है। उसके बाद हम चलते हैं 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर यानी कि आयन मंडल पर, और आयन मंडल की भी कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी नोट करिएगा कि आयन मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और उन विद्युत आवेशित कणों की वजह से यहाँ रेडियो तरंग परावर्तित होती है। और यहाँ पर एक विशेषता और है कि उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड की घटनाएं घटती है और इस घटनाओं को जो है कभी कभी मतलब ये घटनाएं घटती है और ये जब भी घटनाएं घटेगी और आप लोगों को ये मालूम हो गया तो आप समझ जाइएगा कि ये घटनाएं आयन मंडल में ही घटी है। उसके बाद इसके बाद जो है 640 से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल है और बहिर्मंडल की विशेषता यही है कि यहाँ पर जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। जो भी पोलर सैटेलाइट छोड़ी जाती है, पोलर सैटेलाइट ध्यान दीजिएगा, पोलर सैटेलाइट जो भी छोड़ी जाती है उसको 1000 किलोमीटर पर ही छोड़ी जाती है। पोलर सैटेलाइट होती है, ये पृथ्वी है, ये पोल है, ये 0 डिग्री है, पोल का चक्कर लगाती है ये सैटेलाइट, केवल पोल का चक्कर लगाएगी। ये पोल है।
इसको PSLV के नाम से जाना जाता है और इसकी ये जो है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको छोड़ा जाता है। एक और वर्ड है जिसको हम लोग काफी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहते हैं, GSLV। GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट व्हीकल। इसको जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। खैर, हमने आज जो सीखा वो ये है कि क्षोभ मंडल में पाए जो घटित होने वाली घटनाएं, उसके बाद समताप मंडल की विशेषताएं, उसके बाद मध्य मंडल की विशेषताएं, उसके बाद आयन मंडल की विशेषताएं, उसके बाद बहिर्मंडल की विशेषताएं। फिर इसको क्रम से भी हमने याद किया था कि क्रम से क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। ऊंचाई को भी हमने देख लिया था, यहाँ 18 किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर है। इसका रीजन भी हमने देखा अभी कि क्यों 18 किलोमीटर है, क्यों 8 किलोमीटर है। इस तरीके से ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए जो चीज़ें ना समझ में आई हो या जो चीज़ें और ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया, उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।